जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 93 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी। देखिए, पादप जो होता है, पादप उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक ना, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपको सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक ना, तो ये किस ऑप्शन दिया? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है, यानी कि सब में से कौन सा बीमारी है जो कि यौन संचरित है? देखिए, एड्स जो है, एड्स ये आपको कैसा है? तो यौन संचरित बीमारी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समानता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इस सब में से कौन है जो कि कैंसर का कारण नहीं है? ठीक ना, देखिए कैंसर का कारण कौन नहीं, तो ये सब देखिए ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन क्या होता है कि मतलब एक दूसरे से फैलना, जैसे क्या संक्रमण। ठीक ना, संक्रमण के कारण तो नहीं न होता है कैंसर। ठीक ना, लेकिन देखिए पर्यावरणीय कारण भी है। उसके बाद देखिए अनुवंशिक उत्पन्न तो है ही, उसके बाद देखिए अनुवंशिक संशोधन भी है कैंसर का कारण। ठीक ना, लेकिन जो ट्रांसमिशन है ये कैंसर का कारण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? यानी कि खाद्य जनित रोग क्या होता है? जैसे देखिए खाना के रखरखाव सही ढंग से नहीं होता है, यानी कि खाना में जब विषाक्तता आ जाता है तो उस कारण से जो रोग होता है उसे हम खाद्य जनित रोग कहते हैं। ठीक ना, देखिए इसमें देखिए अमीबियोसिस जो है ये भी खाद्य जनित है, हैजा भी खाद्य जनित है, हेपेटाइटिस ए भी ये भी खाद्य जनित है। ठीक, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं है। देखिए इन्फ्लुएंजा कैसा रोग है? देखिए इन्फ्लुएंजा को फ्लू ही कहा जाता है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा वो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, जो कि नाक, गले और फेफड़े को संक्रमित करता है। जब यह बीमारी लोग खांसी, छींक या बात करें, श्वसन के हवा में कण छोड़े जाते हैं तो आसपास के व्यक्तियों के संक्रमित कर देता है। ठीक ना, यानी क्या हुआ कि खाद्य जनित रोग ये नहीं है। ठीक, प्रश्न है कि मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण? देखिए मवेशियों में जो होता है मुख और पैर का रोग ये होता है आपको विषाणु के कारण। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर के जोड़ों में गठिया यानी कि ऑर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? ठीक है, शरीर के जो जॉइंट होता है उसमें कौन सा ऐसी जम जाता है जिसके कारण क्या होता है? गठिया हो जाता है। देखिए यहाँ जॉइंट है। ठीक, इस जॉइंट पर क्या होता है? आपको यूरिक एसिड जम जाता है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है? वहाँ पर गठिया हो जाता है, यानी कि ऑर्थराइटिस होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरिक एसिड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों को रोकती है? देखिए ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। ठीक, अगर देखिए ये पराबैंगनी किरणें अगर वायुमंडल में आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? आपको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक, इससे क्या हो जाएगा? त्वचा का कैंसर हो जाएगा। और देखिए ये देखिए ओजोन परत जो है कहाँ पर रहता है? तो ये ओजोन परत आपको समताप मंडल में रहता है। ठीक, समताप मंडल में रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो कि जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं के संबंधित उसको क्या कहते हैं? कि पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जो कि जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन, यानी कि जीवन जो है ना पृथ्वी पर भी है और उससे परे जो मौजूद जीवन है उसके संभावनाओं से संबंधित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? ठीक ना, देखिए सब में से कौन है जो कुचालक है? देखिए सबसे पहले देखिए कुचालक, कुचालक कौन कौन होता है? देखिए आप कुचालक में क्या क्या आप जानते होंगे। देखिए कुचालक, कुचालक में क्या क्या होता है? देखिए पानी कुचालक है, रबर हो गया कुचालक, एस्बेस्टस हो गया, एस्बेस्टस। उसके बाद देखिए आपको पोर्सिलीन हो गया, पोर्सिलीन, अब्रक हो गया। ये सब क्या आपको कुचालक है। ठीक ना, और जितने भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है ये सब क्या आपको कुचालक है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें C2H5OH क्या है? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, तो इसमें क्या हुआ कि क्या है? कुचालक है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एमसीवी को जोड़ा जाता है किस क्रम में? देखिए एमसीवी को जो है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमसीवी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक, देखिए श्रेणी क्रम देखिए किस किस को संयोजन किया जाता है सबको आपको ध्यान में रखना है। देखिए एमसीवी को तो क्या ही जाता है, उसके बाद देखिए स्विच को किया जाता है, स्विच को किया जाता है, आमीटर को किया जाता है, फ्यूज हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, मल्टीप्लायर। देखिए श्रेणी क्रम हो गया, तो अब समांतर क्रम भी देख लेते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम में देखिए संयोजन किस किस का होता है? देखिए घरों में जो वायरिंग होता है, घरों में वायरिंग जो होता है ये सब समांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर भी समांतर क्रम में है,
उसके बाद देखिए सेंटीमीटर, ये भी समांतर क्रम में होता है, ठीक है। यहाँ हमसे एमसीबी पूछा है, तो एमसीबी किस में होता है, तो श्रेणी क्रम में होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। देखिए विद्युत अपघट्य कैसा है, तो देखिए विद्युत अपघट्य जो है एक तरल पदार्थ होता है, जैसे एसिड हो गया, ठीक। ये सब क्या होगा आपको, विद्युत अपघट्य हो गया, ठीक। तो विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है ये आपको आयन के कारण होता है, ठीक। आयन के कारण, ठीक। अगर आपसे पूछेगा धातु में, तो धातु में धारा का प्रवाह किस कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ठीक। अगर पूछेगा अर्धचालक में, तो अर्धचालक में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के कारण किस में होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है आपको एन टाइप के अर्धचालक में, ठीक। और होल्स के कारण होता है आपको पी टाइप के अर्धचालक में, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किस कारण, देखिए विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट की लैंप की प्रतिरोध क्या होगा, ठीक। देखिए पावर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है, ठीक। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, तो प्रतिरोध के बारे में। देखिए प्रतिरोध को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा आपको, वी स्क्वायर बटा पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आर का संबंध किससे है, पी से। पी से कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी कि पी का मान ज़्यादा होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पी का मान कम होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए यहाँ क्या कहा है, 200 वाट और 500 वाट, इस सब में से 200 वाट के बारे में कहा, यानी कि 200 वाट का पावर क्या है, 500 वाट से कम है, यानी कि इसका पावर कम है। यानी पावर कम है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपको, अधिक हो जाएगा। यानी पावर कम हो गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपको, अधिक हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अधिक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया है। देखिए हवा में जो है होता है नमी, उसको अवशोषण किया जाता है, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपको डेलिक्वेशन कहा जाता है, ठीक ना। डेलिक्वेशन कहा जाता है। इसका उत्तर किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी है, ठीक है। देखिए नींव पूछा है यहाँ पर, ठीक है। नींव मतलब क्या, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीविजन हो गया, इस सब के विकास के लिए नींव किसने रखा था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने रखा था, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है, तो यह किस नियम का उदाहरण है, ठीक। देखिए पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर, ये जमीन पर नीचे गिर गया, तो किसी नियम का उदाहरण, ये देखिए ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए ए नंबर में दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, आपको टेस्ला होता है, ठीक। आप देखिए स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मात्रक होता है आपको हेनरी, सी नंबर मिल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपको वेबर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक का हो गया ए, दो का हो गया सी और तीन का हो गया बी। यानी एक का ए, दो का सी, तीन का बी। किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। देखिए चूने का पानी जो होता है, इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, आपको दूधिया हो जाता है, ठीक ना। तो ये कैसा, ये क्यों होता है, देखिए ये होता है आपको, इसमें जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, इसी कारण से होता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा, ठीक। देखिए इसमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है ना आपको पूरे का जो है ना आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक। देखिए आप पूरे का परमाणु द्रव्यमान हम निकालते हैं। देखिए Al देखिए अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम कितना होता है, 27 होता है पर इसका द्रव्यमान, ठीक। तो 27 दो गए तो 27 दूनी 54 हो गया, ठीक, 54। अब प्लस देखिए हॉल 3 है तो 3 पहले लगा देंगे। अब देखिए एस यानी सल्फर, सल्फर कितना होता है आपको, तो सल्फर होता है 32, ठीक। तो 32 प्लस अब देखिए कितना होता है इसका, तो 16 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो 4 को है तो 16 चौका 64 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको निकालते हैं तो किसी सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखिए 54 प्लस क्या आ जाएगा, देखिए अंदर में जुटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आपको 4 तो 6, ठीक। उसके बाद 6 3 यानी 96, 96 गुना 3 तो 6 3 18 8 बाकी 1। उसके बाद देखिए 9 3 27 1 28 यानी कि 288 यहाँ आ गया, और ये 54 दोनों जुट के क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको 342 हो जाएगा, यानी कि टोटल का द्रव्यमान 342 आ गया, ठीक है। यहाँ से पूछा किसका, तो ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन का हो जाएगा आपको 64, तो है ये है 4 ऑक्सीजन है तो 64 और हॉल 3 है तो 3, यानी कि 64 गुना 3 क्या हो गया आपको, ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इसी का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकाला उसको ऊपर रखा जाता है और नीचे में क्या लिखा जाता है, टोटल। टोटल का द्रव्यमान 342 और गुना 100 कर देंगे, ठीक। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए 64 है, यहाँ 42 है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक। तो 2 से देखिए काटते हैं तो 2 से देखिए 32 दूनी 64, आप देखिए 2 से 2 एकम 2
हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 171 आ गया। ठीक, देखिए 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा तो 3 से 3 पचे 15 और 2 21, 3 सत्ते 21, 21, ठीक, 3 सत्ते 21। अब देखिए नहीं कटेगा तो अब कितना हो गया आपको 100 बटे 57 आ गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 56.1% इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक ना, ये किस ऑप्शन में दिया है तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक ना, कौन सा ऐसा धातु है जो कि अपना ऑक्साइड बनाएगा तो वो भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए आयरन ऑक्साइड बनाता है ना, तो ये भाप के साथ अभिक्रिया, भाप कहिए या नमी कहिए, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फिटकिरी इस किसका उदाहरण। देखिए फिटकिरी जो है आपको ये द्विक लवण का उदाहरण। ठीक ना, देखिए फिटकिरी एक हो गया फिटकिरी, एक देखिए आप मोहर साल्ट, मोहर साल्ट जो है ये भी क्या है आपको, ये द्विक लवण का ही उदाहरण है। मोहर साल्ट और फिटकिरी भी द्विक लवण का ही उदाहरण। ठीक ना, देखिए फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकिरी का फॉर्मूला देख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, 24H2, ये क्या हो गया आपको फिटकिरी का फॉर्मूला हो गया। ये हमको फिटकिरी के बारे में पूछा है, फिटकिरी कैसा है, ये द्विक लवण है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विलवण। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो ये आपका काम का है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उसमें सारा वीडियो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया। ठीक, और पिछला वीडियो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।